नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, क्या 2024 की लोकसभाई जंग जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया के बीच में होने जा रहा है, जो एनडीए, जो न्यू इंडिया डेवलपमेंट एस्पिरेशन ऑफ पीपल, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसने आज़ादी की जंग लड़ी थी, जिसने अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए, आज़ादी की इतिहास तो बहुत लंबा है, परंतु अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए जिस संगठन के बैनर तले मुख्य ध्वजवाहक रहे, उस कांग्रेस, जिसने 4 दशक तक भारत के देश को दिशा देने का काम किया, उसके बैनर तले 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने इंडिया नाम के संगठन, जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से एक संगठन बनाया, गठबंधन बनाया। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों का एक गठबंधन बनाया, जिसे भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग कहते हैं। परंतु यहाँ पूरे देश में जिस ढंग से अंग्रेजियत की गुलामी बरकरार है, देश के हुक्मरानों से लेकर देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों के सर माथे पर अंग्रेजी की गुलामी का छाप चढ़ा है, उससे कहते हैं न्यू इंडिया डेवलपमेंटिंग एस्पिरेशन ऑफ पीपल, एनडीए का। दोनों इंडिया के बारे में कर रहे हैं। जो झगड़ा चल रहा है, आज़ादी के बाद आंदोलन होना था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने एक सपना देखा था, जो उसके लिए बलिदान देने वाले हुतात्माओं ने एक सपना देखा था कि देश में गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो। परंतु हकीकत क्या हुआ? जो अंग्रेज़ों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए, इस देश के लोगों से नफरत करने के लिए जो है इनाम थोपा था, इंडिया, वो इंडिया किसे कहते थे, ये इतिहास में जाने की बात है। 1924 तक जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इंग्लिश की इंडियन किसे कहते हैं? जो अवैध ढंग से संतान हो, जिनकी शादियां ईसाई धर्म के अनुसार न हो, चर्च में न हो, वो अवैध संतानों को, असभ्य और आपराधिक लोगों को वो इंडियन कहते थे। और वो भारत में आए तो उन्होंने देखा ये ईसाई धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, तो वो इंडियन कहते थे। वो रेड इंडियन कहते थे अमेरिका के आदिवासियों को, वेस्ट इंडीज से लेकर जितने भी लोगों को इंडियन। इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी अंग्रेज को इंडियन कहने पर वहाँ पर आपराधिक मामला चल सकता है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। परंतु भारतीयों ने अपमान में दी हुई लानत को भी हमेशा सर माथे पर रखने का काम किया। ये काम 1947 के बाद 75 सालों से, भले ही हम आज़ादी का आज जश्न मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं, 75वें साल का जश्न मनाया जा रहा है राष्ट्रवादी ताकतों के नाम पे। कांग्रेस, जिसकी स्थापना ही एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूम ने किया था। ह्यूम ने ये बताया जाता है
जिसको 1885 में 28 दिसंबर 1885 में जो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, जिस कांग्रेस को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन सेफ्टी वॉल कहते थे अंग्रेजों के लिए, ये सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है। उस कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर ह्यूम और नेहरू जी भाई सहित अनेक लोगों ने की थी। भले ही वो मातृभूमि की रक्षा के नाम पे किया था, भारत को मजबूत करने के नाम पे किया था, देश को स्वतंत्रता दिलाने के नाम पे किया था, परंतु जो सेफ्टी वॉल का प्रतीक है वो भारत में इंडिया को बनाए रखने का काम, देश के नाम को भारत किसे कहते हैं? भारत कहते हैं ज्ञान में रत रहने वाले देश को। इस देश के लोग सत्य की खोज करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। यहाँ जितने भी धर्मों का, यहाँ पे सिख धर्म से लेकर, सनातन धर्म से लेकर, जैन धर्म से लेकर बौद्ध धर्म, ये भारत जो भारतवर्ष है, ये महाराजा भरत के नाम से आदर्श से आगे संचालित किया जाता है। परंतु इंडिया इस प्रकार के जाहिलों का और असभ्य लोगों को, अवैध लोगों को जो अंग्रेज कह के हे दृष्टि से देखते थे, उनकी दृष्टि में ये थे जहाँ उनका स्थान होता था, यहाँ माल रोड से लेकर कई जगहों पे वो कुत्तों और भारतीयों को इंडियन और डॉग नॉट अलाउड हियर, इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार की हे दृष्टि रखते थे। उनके नाम को 1947 के बाद, इतने लाखों की कुर्बानी देने के बाद, देश के हुक्मरानों ने तुरंत छोड़ देना चाहिए था। भारतीय भाषाओं में देश संचालित करना चाहिए था विश्व की तरह से, और भारत के नाम से, देश की आज़ादी नाम से पूरा विश्व को संचालन चले। भले ही आज कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें लालू, नीतीश, केजरी, अखिलेश, राज ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महबूबा, अब्दुल्ला और सोरेन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आदि सम्मिलित हैं, आम आदमी पार्टी, इन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए, ये लड़ाई जो है इंडिया का नाम भारत पे बनाए रखना, भारत की आज़ादी के संग्राम के हुतात्माओं और संघर्षशील ध्वजवाहकों का एक अपमान है, भारतीय इतिहास को जमींदोज करने वाले काम है। तो इसलिए हमारा निवेदन है देश के तमाम लोगों से जिनको इस इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, जो दलीय निष्ठाओं के कारण ध्वजवाहक और अंधभक्त बने हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ तरफ हो या कांग्रेस की तरफ हो या अन्य पार्टियों के झंडा वाहक हो, समाजवाद के नाम पे हो, चाहे वामपंथी के नाम पे हो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना इस देश का पहला धर्म रहा है। न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म है। अन्याय सहना और उसको बनाए रखना एक प्रकार से अपराध है। यह अपराध आज़ादी के 75वें साल में देश की सरकार जो निर्णायक समय जंग हो रही है, ये वरदान साबित हुआ कांग्रेस और विरोधी दलों द्वारा इंडिया नाम का ध्वजवाहक बनना, क्योंकि इस ध्वजवाहक बनने से राष्ट्रवाद की हुंकार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सही तमाम राष्ट्रवादी ताकतों के जो इंडिया का मोह चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। उनको इस बात का एहसास होगा
कि इंडिया राइजिंग नाउ शाइनिंग नाउ के गीत गाने से भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, भले ही कल मोदी जी यहाँ पे प्रगति मैदान पे जो अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ा सभागार बना रखा है उन्होंने, उसके उद्घाटन में कह रहे थे 9 साल पहले हमने इस देश को वचन दिया था, हम 10वीं अर्थव्यवस्था इस देश की बनाएंगे विश्व में, तो वो हम सफल रहे। 5 साल में हम 10वें स्थान पे भारत को लाए, उसके अगले 5 साल में हम भारत को 5वें स्थान पर ले आए, और हमें विश्वास है 2024 की जंग जीतने पे हम भारत को 4थे स्थान पे, 3रे स्थान पे ले आएंगे, भारत को विकसित देश बना देंगे। भारत महाशक्ति बन सकता है, परंतु देश के हुक्मरानों को नहीं भूलना चाहिए कि भारत विश्व शक्ति बनेगा तो भारत के नाम से बनेगा, भारत के राह पे चलने से बनेगा, भारत को आत्मसात करने से बनेगा, भारतीय भाषाओं को आत्मसात करके बनेगा। इसलिए हमारा ये मानना है, जो हमारे भारतीय भाषा आंदोलन का एक संघर्ष रहा लंबे समय तक, देश की संसद की चौखट से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर अटल, ये अपने नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल में जो आवाज़ दी हमने, जो संघर्ष किया, देश के हुक्मरानों और देश की समाचार जगत के गुलाम आत्माओं को झकझोरने के लिए, परंतु जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय भाषा आंदोलन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के धरने पर आए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, ये अपने राजनाथ सिंह से लेकर आडवाणी जी आए थे, ये कितने 4 दर्जन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर कई दिग्गज लोग, समाजवादी नेता वहाँ पे आए थे, परंतु स्थिति क्या है, कई प्रधानमंत्री बन गए, अटल से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन भारतीय भाषाओं के बारे में काम करने के लिए तैयार नहीं रहा। हालत ये हो गई, जब सत्ता में आए तो इंडिया राइजिंग नाउ शाइनिंग नाउ की बात करने लगे, गठबंधन की सरकार की मजबूरियां गिराने लगे, परंतु स्थिति ये है कि ज्ञानी जैल सिंह जो अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के संरक्षक भी थे, उन्होंने ये हुंकार भरी कि मैं इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है देवीलाल जी जो हमें इस बात के लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं थे, जब ज्ञानी जैल सिंह जी ने हुंकार भरी तो वो संघ लोक सेवा आयोग में कह रहे थे धरने में कि मैं इस मांग के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस बात की याद है राजनाथ सिंह जी को दिलाई, उनको स्मरण हुआ, परंतु स्थिति ये है, सत्ता में आने के बाद इंडिया के नाम का गुणगान करने वाले लोग भारतीय भाषाओं में भारत की आत्मा को नहीं जानते। देश कितना भी आर्थिक मजबूत कर ले, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके तमाम सहयोगियों को संघ और विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय चिंतकों को हम ये कहते हैं, सोवियत संघ ने चाहे कितनी भी उन्नति कर ली, चाहे अमेरिका कितनी उन्नति कर ले, आर्थिक उन्नति से देश की संस्कृतियाँ, देश मजबूत नहीं होता है। भारत का जो बहुत विराट भारत था, बृहद भारत, जिसमें इतना बड़ा अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत, ये भारत के हिस्से थे, पर हमारी उदासीनता के कारण, हमारी मजबूत राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव का कम होने, राजशाही द्वारा सत्ता मद में चूर रहने के कारण, अंध तुष्टिकरण के राजनीतिक दलों के कारण भारत का विभाजन समय समय पे हुआ। आज बृहद भारत की मांग करते ही, बात करते ही, जैसे प्रधानमंत्री ने नई संसद के उद्घाटन के समय पर बृहद भारत का जो वहाँ पे चित्र बना हुआ था उसको प्रसारित कराया,
तो कई देश जो हमारे भूभाग थे उनको मिर्च लग गई। उनको मिर्च लगना स्वाभाविक था। अभी 1947 में पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। इतिहास को कब तक झुठलाएंगे? जब तक विदेशी आक्रांताओं के आगे भारत के लोग अपने निज स्वार्थ के लिए, देश के प्रबुद्ध लोग यशगान गाते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी के पास निर्णायक समय है। वो इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंडिया राइजिंग नाउ, साइन नाउ की तरह इंडिया के मोह में इंडिया इट फर्स्ट के नाम से दूर न करें। सबसे पहले भारतीय तमाम दूतावासों से लेकर उच्चायोगों का नाम भारत रखें। दूसरी मांग, भारतीय भाषाओं में न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, रोजगार भारतीय भाषाओं में ले। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए। भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, जर्मन पढ़े, चाइनीज पढ़े, मंगोलियन पढ़े, कोई भाषा पढ़े, भारतीय भाषाओं के साथ कोई विदेशी भाषा पढ़े, हमें कोई इसका ऐतराज नहीं है। परंतु अंग्रेजी भारत में, हमारे देश में तमिल का हम पढ़ सकते हैं, तमिल में शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, बंगाली में कर सकते हैं। क्यों भारत का नागरिक, क्यों 7 समुद्र उन लुटेरों की भाषा सीखे जिन्होंने हमारे 2 शताब्दियों तक हमें गुलाम बनाया, हमारे लाखों लोगों का कत्लेआम किया? उनकी गुलामी आज आज़ादी के बाद भी ढोने के लिए हम क्यों विवश हैं? जिस अंग्रेजी को 7वीं 8वीं शताब्दी तक अंग्रेजों के राज परिवार के लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, वहाँ की जनता ने जब जागरूक हुआ तो उसके बाद वो फ्रेंच छोड़कर अंग्रेजी बोलना सीखे। आज हम अपनी समृद्ध भाषाओं को, भारत की भाषाओं में भारत सोने की चिड़िया बना, भारत एक आदर्श बना। परंतु सोवियत संघ की तरह जब खोखला हो जाएगा देश बिना संस्कृति के मूल्यों को ही, तो वो बर्बाद हो जाता है। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार को तुरंत जितने भी राजदूत, उच्चायोग हैं, पहले तो उच्चायोग शब्द ही खत्म कर दो। उच्चायोग भारत का एक प्रकार से और कॉमनवेल्थ की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। इस कलंक को मिटाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, और कई बार कहते हैं गुलामी के प्रतीकों को मिटाना चाहिए। हमें कॉमनवेल्थ मेंबर, राष्ट्रमंडल देश का सदस्य होना, और जिस प्रकार से भारत सरकार अभी पाकिस्तान के साथ विश्व कप क्रिकेट खेल रही है, ये बंद होना चाहिए। आतंकी देश पाकिस्तान के साथ किसी भी ढंग से खेल नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। उसने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया, इतना आतंक का बर्बाद किया। तो इसलिए हमारा ये मानना है, ये वरदान साबित हो सकता है। जो भारतीय हुक्मरानों के आंखों में लगा हुआ गुलामी का जो पर्दा है, इंडिया का भूत सवार है, वो उतर सकता है। ये ऐतिहासिक एक प्रकार से वरदान साबित हुआ। जिस लॉर्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति को और भारतीयों को जब अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए 2 फरवरी 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट को यहाँ इस देश में लागू किया था, उस के बाद आज भी कई शिक्षा नीतियाँ बदल गई। पर अंग्रेजी की अनिवार्यता, अंग्रेजी से पढ़े लिखे चिकित्सक, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश की क्रीम अधिकांश भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? गरीब आदमी नहीं कर रहा है। श्रमिक नीकरा खेत किसानों में नहीं कर रहे हैं। देश का आम आदमी जो सिपाही से है, सेना में है, वो देश के लिए मर मिटने के तैयार है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे दीक्षित अधिकांश लोग। ये देश के लिए जितने चिकित्सक है, ये सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या जरूरत है देश को इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की? इसको रोका जाए। भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा, भारतीय नौकरशाही, भारतीय तमाम
व्यवस्था में उन लोगों को भर्ती किया जाए जो देश में सेवा भाव से आगे आए, न कि देश को लूटने वाले। इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे आम आदमियों को इस प्रकार से जीने का अधिकार तक नहीं दिया गया। भारतीय भाषाएं और भारतीय नाम से ही देश आगे बढ़ेगा, तभी विश्वगुरु होगा। ये अट्टालिकाएं आज ये वर्तमान इंडिया के कारण देश एक प्रकार से लूट का अड्डा बन चुका है। जिस प्रकार से आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शासन न्याय से वंचित कर दिया गया। केवल देश में जो लोकशाही के तथाकथित मुख्य स्तंभ हैं, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे समाचार जगत हो, चाहे ये न्यायपालिका हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, ये सब आम आदमियों से दूर हो गए। आम आदमी आज अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल बदहाल हो चुके हैं। मोटी मोटी तनख्वाहें पाने के बाद भी अधिकांश स्कूल, विद्यालय, जो स्कूल थे वो विद्यालय तक नहीं बन पाए हैं। और स्थिति ये हो गई है, निजी क्षेत्र के स्कूल, चिकित्सालय आम आदमी को लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। न्यायपालिका में आम आदमी साहस नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बिल्कुल सच कहा कि गरीब आदमी को न्यायपालिका की तरफ देखना भी एक अपराध है। न्यायपालिका केवल थैली शाहों की लाखों रुपए का जो फीस कहाँ से देगी, अगर चल भी देंगे। सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार है कि जिस प्रकार से नजफगढ़ की दामिनी मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को बरी करने का काम किया, उसे देखकर देश के आम जनता का विश्वास न्यायपालिका से टूट चुका है। अगर इस प्रकार से हालत रही, किस प्रकार से देश को मजबूती से, हमें समुद्रगुप्त की तरह भारत का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है, जो मजबूती से आदर्श व्यवस्था बनानी है। देश में आदर्श व्यवस्था वही हो जो आम आदमी को शिक्षा, रोजगार, न्याय सरकार करे। ये जो चुनाव जीतने के लिए ये जो झुंझुन्ने पकड़ा रहे हैं, जो भारत में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो देश के लिए अभिशाप हैं। देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए देश में भले ही चुनाव 10-15 साल तक रोक दिए जाए, परंतु देश को मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। बिना व्यवस्था के देश बिल्कुल चरमरा गया। आम आदमी बदहाली का जीवन जी रहा है। इस प्रकार से हमारा ये मानना है कि एक वरदान साबित होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर कांग्रेस सहित विपक्षी दल मजबूती से इंडिया का राग अलापते रहे। इनके क्रियाकलाप, ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भारत की संस्कृति के खिलाफ जो जहर उगलने का काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए आतंकवादियों को पोषण करने का काम किया जा रहा है। जो कट्टरपंथी लोग, भारत विरोधी तत्व हैं, उन पे अंकुश लगाने से रोका जा रहा है। तो भारत सरकार, जो मोदी सरकार के सर पर जो इंडिया का नाम का भूत है, वो उतर जाएगा। वो इंडिया के खिलाफ जो कलंक लगा है देश में, उसको मिटाने का काम करेगा। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आने वाला समय जो भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। इंडिया और भारत और इंडिया की जंग में, लोकसभा में इंडिया के नाम की ढाल बनाकर परिवार अंध तुष्टीकरण का जो जंग लड़ी जा रही है, उसमें राष्ट्रवाद की विजय हो और भारत एक मजबूती से विश्व गुरु और का काम करे, ताकि विश्व में अमन, चैन और शांति रहे। कोई देश भारत की तरफ आंख बढ़ाकर न देख सके और विश्व के लोगों को इस प्रकार से ये जिस प्रकार से इस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, एक तरफ चीन ने जिस प्रकार से कोरोना से पूरे विश्व को लूहलुहान कर दिया, मरमाहित कर दिया है, उसके बाद जिस प्रकार से सीरिया से लेकर मिस्र, लीबिया, ईरान, इराक ये तबाह कर दिए गए, भारत मानवता का रक्षक बने,
अन्याय के खिलाफ रहे, किसी का दमन न हो, विश्व में प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कट्टरवाद का नाश हो। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमें विश्वास है जो 2024 की जंग है वो भारत से गुलामी के कलंक को मिटाने के लिए सहायक होगी। जय हिंद, जय भारत।